आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित में आज से हम अध्याय 3 स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम अध्याय 3 का सामान्य परिचय देखेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। वीडियो जो आप देख रहे हैं आज का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ जाता है तो अगली प्रश्नावली हमको करने में काफ़ी सरल हो जाएगी। तो हमारा जो अध्याय 3 ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले कि चर पद क्या होते हैं। तो चर पद जो अल्फ़ाबेटिक होते हैं जैसे कि एक्स वाई जेड, तो इन्हें ही हम क्या चर पद कहते हैं। ठीक है, अब 2 चरों वाला जो रैखिक समीकरण होता है वो इस रूप में पाया जाता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जो है वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ भी मान रखें तो वो इस मान के बराबर होता है। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है कि जो ए है वो 0 के बराबर नहीं है और बी यहाँ पे जो भी 0 के बराबर नहीं है, लेकिन सी जो है वो सी के 0 के बराबर हो सकता है। ठीक है, इसको हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान के चलिए हमें कोई बहुपद दिया गया है, ठीक है, या कोई रैखिक समीकरण दिया गया है जैसे कि 2x धन 3y बराबर 5। इसको हम समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं और इसके मान x और y के मान हमें 1 दिया गया है। हम x तथा y के मान जो है समीकरण 1 में रख देते हैं। तो जब हम x और y के मान समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए समीकरण यहाँ पे जो है हमारा समीकरण नंबर 1 जो है हमारा 2x धन 3y बराबर 5 है। तो 2 की जगह हमने 2 रख लिया, x की जगह हमने 1 रख लिया। उसी प्रकार धन का धन लगा लिया, 3 का 3, y के स्थान पर 1 रख दिया बराबर 5 जो कि दिया गया है। तो यहाँ पे जब 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे हम तो 2 आ जाएगा, धन का धन, 3 का गुणा 1 के साथ करेंगे 3 हो जाएगा, 5 का 5। तो 3 2 5 हो गया, यहाँ भी 5 हो गया। तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है ये बराबर जाता है राइट हैंड साइड के। तो सिद्ध होता है कि जो समीकरण हमें दिया गया है, ठीक है, जो बहुपद का या रैखिक जो समीकरण होता है हमारा वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे 0 का कुछ भी मान हो सकता है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के रूप में। ठीक है, हमें आगे जो रैखिक समीकरण है कुछ इस तरह से भी आगे मिलेगा। अगर हमें 2 रैखिक समीकरण दिए गए हैं इस रूप में, तो जो पहला समीकरण होगा यहाँ पे ए बी सी जो होगा वो 1 के रूप में होगा। ठीक है, मतलब जो है x के साथ जो गुणांक रहेगा वो a1 के रूप में रहेगा, y के साथ जो गुणांक रहेगा b1 के रूप में रहेगा और जो c रहेगा वो c1 के रूप में रहेगा। ठीक है, अगर दूसरा जो हमें रैखिक समीकरण दिया गया है तो यहाँ पे a के स्थान पर 2 जाएगा, b के स्थान पर b जो था 1 यहाँ पे था तो यहाँ पे 2 जाएगा, c1 था c2 जाएगा। तो जब हमें इस तरह से 2 रैखिक समीकरण दिए गए हों तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये 2 रैखिक समीकरण उन्हीं 2 चर x तथा y में हैं। तो इनके जो चर हैं वो कैसे हैं, x और y के रूप में हैं। तो इसी प्रकार के समीकरणों को 2 चरों में रैखिक समीकरण का युग्म या रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार के समीकरण को क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। यहाँ पे जो a1 b1 c1 और a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2 सभी वास्तविक संख्याएं हैं। a स्क्वायर 1 b1 स्क्वायर जो बराबर होगा 0 के नहीं, मतलब यहाँ पे a1 b1 का स्क्वायर 0 के बराबर नहीं होगा और यहाँ पे a2 b2 का स्क्वायर 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो हमने इसमें भी समझा कि जो रैखिक समीकरण होता है वो किस तरह से होता है। तो a1x धन b1 बाय धन c बराबर 0 और a2x धन b2 बाय धन c2 इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो जब हमें इस तरह के समीकरण दिए गए हों तो हमें एक तालिका यहाँ पे इसको याद कर लेना है जो कि आगे प्रश्नोत्तरी हल करने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, इसमें हम अनुपातों की तुलना करें, जो समीकरण हमको दिए गए हैं अनुपातों की तुलना यहाँ पे की जाएगी और ग्राफी रूप निरूपण जो होगा, ग्राफी निरूपण जो होगा वो यहाँ पे आकृति बनेगी। ठीक है, जब हम आगे प्रश्नावली हल करेंगे तो और भी अच्छी तरीके से आपको समझ में जाएगा। तो वो यहाँ पे दिखेगा और बीजगणितीय निरूपण जो होगा वो यहाँ पे लिखेंगे हम। मान के चलिए अगर हमारा a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 के। ठीक है, ये जो a1 है a1 बटे a2 ये यदि बराबर होगा b1 बटे b2 के, तो इसका जो ग्राफी निरूपण होगा उसमें हम कह सकते हैं कि प्रतिच्छेद करती हुई
ग्राफ में इसका जो निरूपण होगा ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखा के रूप में दर्शाएगा। प्रतिच्छेद किस तरह से करेगी, अगर ये हम एक रेखा मान लें, एक ये रेखा मान लें, तो एक दूसरे के कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेगी ग्राफी रूप में। और बीजगणित की भाषा में कह सकते हैं कि अगर इस तरह का समीकरण मिलता है तो कह सकते हैं कि केवल एक हल होगा। ठीक है, ये भी जब हम सवाल को हल करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमको पढ़ने को मिलेगी। कहेंगे यहाँ पे केवल एक हल है या अद्वितीय हल, दोनों एक ही चीज़ होता है। उसी प्रकार यदि हमें अनुपातों की तुलना करने पर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है, तो हम कह सकते हैं कि ये रेखाएँ कैसी हैं, संपाती। जो ग्राफी निरूपण होगा इसका वो कैसा होगा, संपाती रेखाओं के रूप में, मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा भी होगी, तो इसका ग्राफी रूप इस रूप में प्राप्त होगा। तो इसके जो हल होंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे इस तरह के समीकरण के। ठीक है, उसी प्रकार यदि हमें समीकरणों का अनुपात A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन ये पूरा समीकरण बराबर नहीं है C1/C2 के, तो इस कंडीशन में हमें ग्राफी रूप निरूपण समांतर रेखा के रूप में प्राप्त होगा, इस रूप में प्राप्त होगा, और जिसका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका हमने ग्राफी निरूपण, अनुपात की तुलना और बीज निरूपण समझा। अब हम देखते हैं कि एक रेखीय समीकरण एवं हल करने की विधियाँ के बारे में। ठीक है, जो एक रेखिक समीकरण होते हैं उसको हम किस तरह से हल कर सकते हैं। तो एक रेखीय समीकरण जो होता है वो किस तरह से होता है, ax धन b y धन c = 0 के रूप में होता है। ठीक है, इसको हल करने की 3 विधियाँ होती हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधियाँ हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बजट गुणनखंडन विधि। ठीक है, बजट गुणन विधि, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, इन तीनों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे अभी। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं प्रतिस्थापन विधि क्या होती है और इसे किस तरह से हल किया जाता है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि जो है इसमें हमें 2 समीकरण दिए गए होते हैं। हम कोई भी विधि पढ़ें, प्रतिस्थापन विधि पढ़ें, विलोपन विधि पढ़ें या बजट गुणन विधि पढ़ें, इसमें हमेशा हमें x और y के मान निकालने होते हैं। x तथा y दोनों के मान हमको निकालने होते हैं। ठीक है, तो ये जो विधि होती है प्रतिस्थापन विधि, इसमें और विलोपन विधि में और बजट गुणन विधि, तीनों विधि में हमको 2 समीकरण दिए गए होते हैं, दोनों से हमें x और y के मान निकालने होते हैं। तो जो प्रतिस्थापन विधि है क्या कहती है कि एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करके रैखिक समीकरण युग्म के हल करने के लिए प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक है, स्टेटमेंट जो यहाँ पे दिया गया है उसको हम एक उदाहरण के तौर से समझेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा, इस पर ध्यान नहीं देना है। मान के चलिए हमको यहाँ पे 2 समीकरण दिए गए हैं और हमें कहा गया कि प्रतिस्थापन विधि से इसको आप हल कीजिए। तो कैसे हम इसको हल कर सकते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमको समीकरण दिए रहेंगे वो यहाँ पे हम लिखेंगे कि दिया है समीकरण 7x - 15y बराबर 2, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेना है। और जो दूसरा पद दिया गया है, दूसरा बहुपद हमको दिया गया है x धन 2y बराबर 3, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेना है। ठीक है, तो हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 यहाँ पे मान लिया है। क्योंकि यहाँ पे प्रतिस्थापन, ठीक है, नाम से स्पष्ट होता है कि हमें एक को दूसरे में प्रतिस्थापित करना होगा। तो हमें इस वाले समीकरण या इस वाले समीकरण से x या y का मान यहाँ से ले लेना है। ठीक है, तो इसको हल करके हम y का मान यहाँ से ले सकते हैं या फिर x का मान यहाँ से ले सकते हैं। तो हमें यहाँ पे देखिए, अगर जैसे हम इसको लेते हैं तो हमें यहाँ पे जब x का मान चाहिए होगा तो हम पहले 15y को इधर पक्षांतर करेंगे, फिर यहाँ पे 7 जो गुणा में इसकी तरह के भाग में हो जाएगा, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ से इसको ले लेते हैं, ये वाला पद लेंगे, x का मान, या फिर लिख सकते हैं कि x के मान के लिए समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से हम x का मान ले लेंगे यहाँ पे। तो समीकरण 2 क्या है, x धन 2y बराबर 3 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे x को यहीं पे छोड़ देंगे और 3 तो यहाँ पे इसके अपोजिट में, मतलब बराबर के इधर साइड में, और जो 2y है इसका इधर साइड पक्षांतर कर देंगे, तो इधर ही धनात्मक रूप में है, तो इधर आके किस में हो जाएगा, ऋणात्मक में हो जाएगा। तो 2y का 2y, तो हमें यहाँ पे x का मान मिल जाता है। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे जो समीकरण हमको दिए गए थे, इन दोनों समीकरणों से कोई भी समीकरण हमको ले लेना है और यहाँ पे x या y किसी का ही मान हम ले सकते हैं। ठीक है, x या y का मान यहाँ पे हमने निकाल लिया है। अब इस x का मान
अब इस x का मान हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, ठीक है। आगे हमको लास्ट में x और y के मान सेम ही मिलेंगे, चाहे इसमें रखें या इसमें रखें। तो जैसे कि हमने पहला ये पद लिया था, अब इसमें मान रख देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारे पास में, 7x, तो 7 का 7 हो जाएगा। और x का मान यहाँ से रख देते हैं 3 माइनस 2y, ठीक है। x का मान इतना था तो x की जगह में हमने ये रख दिया, बराबर, सॉरी माइनस है, माइनस लगा लेंगे और ये हो जाएगा 15 बराबर 2, ठीक है। यहाँ से 15 y का y हो जाएगा और 2 का 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो y है और ये भी y वाला है, तो इसको हम आगे हल कर सकते हैं। तो पहले इसका हम इसमें गुणा कर लेते हैं। 7 किया कि 21 हो जाएगा, माइनस 7 तो गुणा 2 के साथ होगा तो 7 दूनी 14, y का y माइनस 15y का 15y और ये 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें अगर, तो ये भी ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक, दोनों y वाले हैं, तो आपस में जुड़ जाएंगे और माइनस का चिन्ह जाएगा। 14 और 15 को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 29y बराबर 2। तो चूँकि हमें यहाँ पे y का मान चाहिए तो इसका पक्षांतर हम इधर करेंगे, तो माइनस 29y यहाँ पे शेष रह जाएगा, 2 तो ये था। जब इसका इधर साइड पक्षांतर हम करेंगे तो ये ऋणात्मक चला जाएगा, इधर धनात्मक में है, इधर ऋणात्मक में 21 चला जाएगा यहाँ पे। तो माइनस 29y, अब ये धन में है ये ऋण में है, तो दोनों आपस में घट जाएंगे, लेकिन बड़ी संख्या के सामने जो निशान रहेगा वो आंसर में आ जाएगा। तो 21 में से 2 गए तो 19, ये भी ऋण का निशान है, ये ऋण का, तो इन दोनों को हम आपस में काट देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे शेष क्या रह जाता है, 29y बराबर 19 रह जाता है, ठीक है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे y का मान चाहिए, तो y बराबर 19। अब देखिए यहाँ 29 जो है y के साथ किस में है, गुणा में। जब इसका पक्षांतर इधर करेंगे तो किस में हो जाएगा, भाग में। तो y का मान यहाँ पे कितना मिल गया हमें, 19/29, ठीक है। चूँकि यहाँ पे हमने जो x का मान लिया था तो ये जो चर पद में था, तो इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। यहाँ पे समीकरण 3 मान लेंगे, क्योंकि x का मान हमको मिल चुका है, यहाँ पे सॉरी y का मान मिल चुका है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 क्या है हमारे पास में, x बराबर 3 माइनस 2 y का मान कितना है, 19/29 है, तो 19/29 यहाँ पे हमने रख दिया है, ठीक है। ये तो यहाँ से हमें भी x का मान मिल जाएगा, 3 का 3, 2 का गुणा 19 के साथ होगा तो हो जाएगा कितना, 38, और 38 के बटे में 29 हो जाएगा, ठीक है। जब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके 1 लगा लेंगे, 3 का गुणा 29 के साथ, 1 का गुणा 38 के साथ होगा, तो 3 का गुणा जब यहाँ पे 29 के साथ होगा तो यहाँ पे देखते कितना आता है, 3 9 के 27, 27 का 7 हासिल का 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, ठीक है। माइनस लगा तो माइनस लगा देते हैं, 1 का गुणा 38 के साथ होगा तो 38 ही आएगा, और 1 का गुणा 29 के साथ होगा तो 29 ही आएगा, ठीक है। जब 87 से 38 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे 49 बचेगा हमारे पास, और ये 29। तो हम कह सकते हैं कि जो x का मान है वो कितना मिल जाता है, 49/29, ठीक है। और y का मान हमने यहाँ पे ऊपर निकाल लिया था 19/29 के रूप में। तो इस तरह से प्रतिस्थापन विधि होती है, इसमें हमें x और y के मान निकालने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले करना है क्या, इसमें इस उदाहरण में हमने क्या समझा कि जो हमें 2 समीकरण दिए रहेंगे उनको हम समीकरण 1 और 2 के रूप में मान लेना है। अब दोनों में से किसी भी समीकरण से हमें x या y का मान यहाँ पे ले लेना है, ठीक है। तो इसको हल करके हम यहाँ पे x का मान ले लिए हैं। अब यहाँ पे x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी हम रख सकते हैं, ठीक है। जब हम इसमें समीकरण 1 में x का मान रखते हैं तो हमें यहाँ पे y का मान प्राप्त हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखिए, जब हम x का मान समीकरण रखेंगे तो y का मिलेगा, अगर y का मान रखेंगे तो x का मान मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें y का मान मिल चुका है, फिर हम y का मान कहाँ, समीकरण 3 में रख देंगे।
तो समीकरण 3 में रखने पर लास्ट में हमें यहाँ पे मिल जाता है एक्स का मान और वाई का मान, और एक्स वाई का मान यहाँ पे मिल जाता है और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे समझा कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। अगली वीडियो में हम अगली विधि जो रहेगी हमारी, ठीक है, उसको समझेंगे विस्थापन विधि के बारे में।